हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आरो। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो वेस्टर्न थिंकर अगस्ट कॉम्टे पर डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले हम उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहते हैं जो आज 11 नवंबर है और इन्होंने जून वाला बैच फिनिश किया हुआ है और जून का बैच अंतिम रूप से फिनिश हुआ। और जैसा कि पेपर में लोगों ने बताया, मुझे फीडबैक बताया, तो 2 मिनट में 1 मिनट बात करूंगा, उसके बाद में अपने टॉपिक पे डिस्कशन हो जाएगा। तो लोगों ने बताया कि सर पेपर काफी टफ, 20-25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो उनको डायरेक्टली मिले हुए हैं, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन अगर बिलीव करिए, 30 क्वेश्चन अगर डायरेक्टली मिल गए हैं तो बाकी के 70 क्वेश्चन बचते हैं छात्रों। और 70 क्वेश्चन में अगर आप गेस भी करते हैं तो ये मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन लगभग अप्रॉक्स में 30 क्वेश्चन सही होने की संभावना और हो जाती है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन के राउंड फिगर में आपके फिर भी सही जाएंगे, ठीक है। एक मान के चलते हैं इतना। और काफी विद्यार्थी हमारे रहे हैं जो डरे भी रहे। और पैटर्न उन्होंने कहा कि काफी, तो पैटर्न बदल करके पूछा। हमने कहा कि पैटर्न में क्या पूछा गया, तो उन्होंने जानकारी दिया कि जैसे कुछ पुस्तकें थी उनके क्रम, तो ये पुस्तकें और उनके क्रम वाला सिलसिला लास्ट टाइम से थोड़ा सा उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। और मैंने अपने पूरे लेक्चर में इस क्रम को लगाने की हमेशा कोशिश की और इवन यहाँ तक कि उनके डेट वगैरह भी बताने की कोशिश की थी कि एनटीए नेट। अब चूंकि उनके पास में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रह गया तो उन्होंने ये भी अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो इसको हम कोई बहुत बड़ा वो नहीं मान सकते कि पेपर कोई बहुत ज्यादा वो था। बस पेपर में उन्होंने क्या किया कि पेपर में टेक्निकलिटी बढ़ा दी है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब जो है फैक्चुअल ज्यादा कर दिया कहीं ना कहीं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे जो जिन लोगों ने बताया कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी काफी अच्छे रहे हैं। तो छात्रों, कोई डरने वाली बात नहीं है। एक चीज मैंने बताया था, अगर पेपर टफ था तो सबके लिए टफ है, मेरिट लो जाएगी। और पेपर अगर आसान होता तो सबके लिए आसान होता, मेरिट अब जाती, ठीक है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी जिन्होंने लगभग मान के चलिए पिछले 8-9 महीने हमारे साथ लगे रहे, जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने टेस्ट सीरीज दिया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बताया कि सर जो टेस्ट सीरीज लगाए थे, बार बार प्रैक्टिस किए थे, वो काम आया कहीं ना कहीं। अगर हम वो प्रैक्टिस करके नहीं जाते तो बिल्कुल एकदम से स्टाम्प उखड़ जाते हमारे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज आपको बेनिफिट मिली कि अगर पेपर टफ भी आ जाता है, चूंकि इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर भी आपकी ग्रिप में रहती है। हाँ, वो बात अलग है कि आप सोच करके रखते हैं कि हमारी ग्रिपिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा एक प्रिडिक्शन करके जाते हैं कि जैसा पुराने पैटर्न पे पेपर आ जाएगा तो हम बहुत अच्छा कर लें। लेकिन ये सब कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा किया। और मैंने बताया था कि कुछ लोग नेट और कुछ लोग जेआरएफ। और एक परंपरा रही है कि अपने यहाँ से 30-35 विद्यार्थी तो हर बैच से निकलते हैं। आप ऊपर वाले की दुआ रहे तो फिर से वो मुकाम हासिल होगा, क्योंकि निश्चित रूप से अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। तो मेरिट थोड़ी सी लो जानी है, इसलिए आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहे, ठीक है। मेरिट लो जाएगी, मेरिट बहुत ज्यादा, जो अभी तक मेरिट बहुत ज्यादा भाग जा रही थी वो नहीं होने पाएगा, ठीक है। तो अच्छा ही है। और पीजीटी की वैकेंसी आ गई है, ठीक है। सभी लोग जो नेट दिए हैं वो कम से कम एटलीस्ट तो पीजी हैं ही, तो पीजीटी की खूब जम करके प्रिपरेशन करिए। और नेट इधर हो जाता है अगर आपका, कुछ ही दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि सेशन काफी डिले हो गया था छात्रों, इसीलिए देखिए यूपीएचएससी की वैकेंसी भी लेट ही जा रही है, ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इस वैकेंसी में भी फॉर्म फिलअप करने का मौका मिल जाए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, ये तो आगे भविष्य पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप देख रहे हैं कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से चेंज होता है। एग्जामिनेशन में हमेशा कुछ ना कुछ चीजें नई हो जाती। तो आज छात्रों हम लोग जो है पाश्चात्य विचारक अगस्ट कॉम्टे को पीजीटी के पैटर्न पर पढ़ेंगे। देखिए पीजीटी के अंदर में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ का जो नेचर है वो सीधा सीधा क्वेश्चन, आरपीएससी का एग्जामिनेशन हो चाहे आपका यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन हो, यहाँ से सीधा क्वेश्चन। तो कुछ जितने भी फैक्ट हैं उनकी बुक्स को लेकर के, चाहे उनके कॉन्सेप्ट को लेकर के, चाहे उनकी समाजशास्त्र की विषय वस्तु को लेकर के, ठीक है, या जो अन्य विद्वान रहे उस दौरान के उनके संबंधों को लेकर के, जो भी पैटर्न है वो सारे फैक्चुअल बेस में आज इस नोट्स के अंदर में रखे गए हैं, ठीक है। ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड आप ही लोगों के लिए कराया जा रहा है। और चूंकि कई विद्यार्थी हैं जो आरपीएससी का एग्जामिनेशन भी देंगे, कई नेट का एग्जामिनेशन देंगे, और कई ऐसे हैं जो यूपीएचएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये नोट्स इसीलिए बना दिया जा रहा है कि कम से कम एटलीस्ट एक फॉर्मेट में मिल जा रहा है, और बाकी कुछ एडिशनल 2-4 लाइनें आप अपनी तरफ से भी उसको जोड़ सकते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन अपनी तरफ से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि जो मैटर इसके अलावा बचता भी है कभी कभार लिखने पढ़ने से, वो हम इस पे डिस्कस करा देते हैं। और इसके अलावा आपको पेपर में भी, जो संडे को पेपर होता है उसमें क्वेश्चन लगा लिए जाते हैं, तो इससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। तो देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं कि अगस्ट कॉम्टे जो महोदय थे,
उनका अवतार कब हुआ? तो 1798। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पीजीटी का, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए इसको लर्न करके रखना पड़ेगा। और 1857 में दुनिया को अलविदा कहते हैं। तो जैसे ये अलविदा कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि अगस्त कॉम्टे जैसे अलविदा हुए, इनके सक्सेसर के रूप में कौन आ गया? तो एमिल डर्कहाइम आते हैं 1858 में, ठीक है। तो दुर्खीम महोदय आते हैं, इनको ध्यान रखने की जरूरत है, मतलब ये एक क्रोनोलॉजिकली है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बता दिया। अब चूंकि ये कहाँ के रहने वाले थे? यूरोपियन कंट्री के थे, और यूरोप में फ्रांस के रहने। तो फ्रांस के अंदर में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी छात्रों, ठीक है। अब ये राज्य क्रांति क्या थी वो उसके बारे में, एक्चुअल में क्या हुआ करता था कि जो पोप था वो एकदम टॉप पे बैठा हुआ था, ठीक है। एग्रियन सोसाइटी थी, एग्रियन मतलब कृषि व्यवस्था थी, ठीक है, कृषि पर आधारित व्यवस्था थी। तो एग्रियन सोसाइटी थी। तो एग्रियन सोसाइटी डायरेक्टली क्या हुआ था कि छात्रों चेंज वाले पैटर्न पे थोड़े थोड़े चेंजेस, जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके पश्चात चेंजेज आना शुरू हुए थे, ठीक है। लेकिन एक चीज वहां पर जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, आपने भी देखा होगा कि भारत के अंदर में भी जब एशियाटिक सोसाइटी की बात करेंगे, एशियाई समाज की बात करेंगे, तो एशियाई जब समाज हमारे यहाँ था उस दौरान, और उसके पहले अगर हम लोग देखें वहीं पर इंग्लैंड फ्रांस के अंदर में, तो ये दोनों सोसाइटियां काफी आपस में एक दूसरे से मिलती जुलती थी। कैसे? एशिया के अंदर में क्या था, एशियाई सोसाइटी के अंदर में दो चीजें यहाँ पर थी। एक तो यहाँ पर जो लंबरदार हुआ करते थे यानी जमींदार, ठीक है। तो जमींदार और भूमिहीन किसान, इनके मध्य में जो है एक प्रकार से जो है द्वंद्व उत्पन्न हुआ करता था। उसी तरीके से फ्रांस के अंदर में भी ये व्यवस्था थी कि जो वहां पर सामंत हुआ करते थे, फ्यूडल्स हुआ करते थे, ठीक है छात्रों। तो फ्यूडल और जो फीफ हुआ करते थे किसान, उनके मध्य में ये द्वंद्व था, ठीक है। तो यहाँ की व्यवस्था टूट गई थी, क्योंकि सामंत को जो है राजा का सह प्राप्त था, और राजा जो कुछ भी कार्य करता था वो पोप के बेस पर काम करता था। और चूंकि एक सिस्टम चेंज हुआ था, क्या हुआ था कि रेनेसां मूवमेंट हुआ था, तर्क को मान्यता दिया जाने लगा, बाइबिल को चुनौती दी गई थी। ये ऐसी सरकमस्टेंसेज, यानी एक प्रकार का रेनेसां, बौद्धिक पुनर्जागरण का काल था। यही वो पुनर्जागरण का काल था जिसकी वजह से फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी। फ्रांस की व्यवस्था जो अभी तक मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र व्यवस्था थी, वो ध्वस्त हो गई थी। तो प्रश्न एक सबसे बड़ा ये था कि वो कौन सी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था स्थापित किया जाए। और चूंकि जैसे आज भारत के अंदर में आप देखिए, जैसे बेरोजगारी का दौर चल रहा है भारत के अंदर में, अगर आप देखिए तो जनसंख्या एक्सप्लोजन का दौर चल रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रमुख समस्याएं हैं भारत के अंदर में, और आप इस समय के स्कॉलर हैं, तो आप भी इस पर विचार करते हैं कि आखिर क्या किया जाए। जैसे अभी कोविड-19 का दौर आया, तो आपने सोचा कि भाई अब एजुकेशन व्यवस्था या विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जा रही हैं, कैसे इनको स्टैंड किया जाए, इनके लिए क्या। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार इसमें प्रस्तुत किए। यहाँ पर भी बात सेम इसी तरीके से थी कि फ्रांस के अंदर में जब व्यवस्था टूटी थी, तो अगस्ट कॉम्टे महोदय के सामने ये बड़ा प्रश्न था कि क्या व्यवस्था में कौन सी चीजें लेकर के आई जाएं, जो ये जो सोसाइटी टूट रही है, जो सोसाइटी में लोग एक दूसरे का मतलब जो है कहा नहीं मान रहे हैं, या जो नैतिक व्यवस्था है, लूट घसोट और इस प्रकार की व्यवस्थाएं फैली हुई, क्या किया जाए कि एक सिस्टम बन जाए। इसीलिए उन्होंने सोशियोलॉजी, समाज के विज्ञान की आवश्यकता को महसूस किया, क्योंकि नेचुरल साइंस तो काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन कोई ऐसा विज्ञान नहीं था जो समाज की स्टडी कर सके। जैसे आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे छात्रों की आज की डेट में जिस तरीके से हैवानियत की घटनाएं और तमाम प्रकार की घटनाएं, लूट, भ्रष्टाचार, वृद्धों की समस्याएं समाज के अंदर में व्याप्त है, तो कहीं ना कहीं हम आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। या जो इंटरनेट का प्रयोग इस तरीके से हो रहा है, बच्चों से लेकर के हर किसी को प्रभावित करने का, देखिए सकारात्मक रूप से प्रभावित किया निश्चित रूप से सही है, लेकिन नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया। तो हमारे आपके लिए एक बड़ी चुनौती है कि आखिर इसको कैसे रोका जाए। ये एक महत्वपूर्ण है। जो नैतिक रूप से लोगों का पतन हो रहा है, नैतिकता कितनी नीचे गिर चुकी है, इसके लिए क्या है, या मतलब जो सामाजिक संबंध बहुत प्रगाढ़ हुआ करते थे, आज वो बहुत ही लूज कर गए हैं। समय की समस्या है, तो समय की समस्या पहले भी क्या ऐसा नहीं था कि लोग पहले डेवलपमेंट था, लोगों के पास में केवल टाइम ही टाइम रहता था। तो क्या व्यवस्था, जो परिवर्तित समाज है, बदले हुए समाज के अंदर में कैसी व्यवस्था बनाई जाए। तो फ्रांस के अंदर में जो बदली हुई व्यवस्था थी, एग्रियन सोसाइटी जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हो रहा था, और मोनार्की सिस्टम ध्वस्त हो चुका था, ठीक है, डेमोक्रेसी लाए जाने की बात हो रही थी, वहां पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया जा चुका था। तो क्या किया जाए कि फ्रांस में एक नई व्यवस्था बने। इसी इसी के अध्ययन के लिए अगस्ट कॉम्टे महोदय ने क्या कहा था कि समाजशास्त्र का जन्म होना चाहिए, ठीक है, और सोशल फिजिक्स नाम रखा। देखिए कहीं ना कहीं
फिजिक्स नाम, सोशल यानी सामाजिक भौतिकी नाम रखा था। अब छात्रों ये जो सामाजिक भौतिकी नाम रखने की बात है, क्यों ऐसा दिमाग मतलब जो है लगाने की कोशिश की है कि सोशल फिजिक्स उन्होंने कहा क्यों नाम रखा, ठीक है। और बाद में जाकर के 1838 में इसका नाम जो है सोशियोलॉजी रख दिया, समाजशास्त्र रख दिया। तो सोशल फिजिक्स रखने के पीछे ये कि जब भी देखिए आप पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं और अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो थोड़ा सोचते हैं ऐसा नाम रहे कि जो पढ़े लिखे वाला नाम रहे, ठीक है। जब रेपुटेशन बनाने की वजह से कोई कार्य करते हैं तो उन्होंने कहा कि फिजिक्स क्या है, ये नेचुरल साइंस है। लोग चूंकि नेचुरल साइंस को मान्यता प्राप्त थी और चूंकि समाज में जो सामाजिक विज्ञान थे उनको मान्यता नहीं थी, इसलिए उन्होंने समाजशास्त्र को, सोशल को फिजिक्स के साथ में जोड़ करके एक प्रतिष्ठित विज्ञान बनाने की वजह से उन्होंने यह नाम रखा। लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा काम करने निकलिए छात्रों, तो वहां पर क्या होता है, दिक्कत आ जाती है। और उसी दौरान ही सोशल फिजिक्स का प्रयोग जो है, जो सामाजिक सांख्यिकी था, उसके लिए क्वेटलेट महोदय ने इसका प्रयोग कर लिया था, ठीक है। तो क्वेटलेट महोदय ने इस शब्द का प्रयोग सोशल फिजिक्स का रख दिया और इन्होंने कहा जैसे मैंने नाम रखा, अगर उन्होंने रख दिया तो शुरुआत में ही डिस्प्यूट हो जाएगा, इसीलिए आगे चल करके उन्होंने इसका नाम 1838 में सोशियोलॉजी रख दिया। तो ये भी क्वेश्चन पीजीटी के अंदर में आ गया कि कब नाम रखा, तो 1838। कभी कभी 37, 39 ऐसे दिया रहता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है छात्रों वो 1838 है, ठीक है। तो क्यों समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है भाई, क्योंकि पहली बार इन्होंने समाजशास्त्र नाम दिया और दूसरी चीज रेपुटेटेड साइंस बनाना चाहा। दूसरी चीज है कि अपने गुरु के साथ में मिल करके और इस बात की महसूस किया एक सिस्टमिक वे में, और उन्होंने एक मेथोडोलॉजी भी, देखिए मेथड तो नहीं बताया डायरेक्ट, लेकिन उस मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया, प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म का प्रयोग किया कि समाज का अध्ययन पॉजिटिविज्म के आधार पर होना चाहिए, जैसे नेचुरल साइंस के अंदर में होता है ऐसे होना चाहिए। इस तरीके से एक क्वेश्चन आ जाता कि अगस्त कॉम्ट के गुरु सेंट साइमन, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने अगस्त कॉम्ट महोदय ने समाजशास्त्र के कितने उद्देश्य बताए, ऐसा क्वेश्चन करके पूछ लिया जाता। तो 3 इनके प्रमुख उद्देश्य थे। क्या था कि समाज का वैज्ञानिक विश्लेषण, जो सोसाइटी है, क्या है सोसाइटी, इसका साइंटिफिक डिस्कशन करना ये। दूसरा, विज्ञानों के विज्ञान के रूप में विभिन्न विज्ञानों के कार्यों का समायोजन करना, ये सामान्य विज्ञान बनाना चाहते थे। ये कहते थे ये विभिन्न विज्ञानों का विज्ञान है। जैसे सोसाइटी के अंदर में अगर आप लोग देखें छात्रों, तो वहां पर गणित भी होता है, सब हर व्यक्ति मतलब गणित, इकोनॉमिक्स और विभिन्न प्रकार के राजनीति शास्त्र, विभिन्न विज्ञान है, लेकिन ये सब कहाँ पर प्रयुक्त हो रहे हैं, सोसाइटी के अंदर में। इसीलिए ये विज्ञानों का भी विज्ञान है, क्योंकि ये विभिन्न विज्ञानों का समायोजन करने का कार्य करता है, ठीक है। इसीलिए विज्ञानों के विज्ञान के रूप में इसको मान्यता प्रदान। और तीसरी चीज उन्होंने बताया कि सामाजिक पुनर्गठन, जो सबसे महत्वपूर्ण था, कि जो समाज की व्यवस्था टूटी हुई थी, फ्रांस जो उस समय क्राइसिस से दौड़ गुजर रहा था, उसमें पुनः जो है पुनर्गठन, ऐसा पुनर्गठित किया जाए कि जिससे समाज में विकास हो सके, जो फ्रांस का है डेवलपमेंट हो सके, व्यवस्था और प्रगति का। इसीलिए उन्होंने ये कहा भी कि समाजशास्त्र कैसा है, व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान, यानी उनका जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं यही था शुरुआती दौर में। बाद में ये था कि शुरुआती दौर में क्या था, लोकल लेवल पर वो फ्रांस के लेवल से स्टार्ट करते हैं और ये पूरी दुनिया में ग्लोबल होकर के फैल गया। अब इनके प्रमुख सिद्धांतों पे हम डायरेक्ट फोकस कर लेते हैं छात्रों। इन्होंने क्या क्या दिया, तो एक प्रत्यक्षवाद का, पॉजिटिविज्म का सिद्धांत दिया, ठीक है। कहा कि सोसाइटी का अध्ययन किसके आधार पर, प्रत्यक्षवाद। क्या चीज प्रत्यक्षवाद होता है, जैसे एक प्रश्न बन जाता है कि पॉजिटिविज्म क्या है। बस इतना केवल सिंपल जानिए कि जब हम किसी चीज का निरीक्षण परीक्षण के आधार पर, अवलोकन के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर उसका निष्कर्ष निकालते हो, ठीक है, जिसमें है को मान्यता देते हो, चाहिए नहीं क्या है, तो वो हमारा पॉजिटिविज्म हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज वहीं पर देखें, विज्ञानों के वर्गीकरण की बात करेंगे। इन्होंने सबसे पहले साइंस को पूरा विज्ञान को, जो समाजशास्त्र है, इसका क्रम बताने का काम किया कि किस तरीके से गणित से लेकर के, और इसका एक क्रम, गणित शास्त्र हो गया, उसके बाद में खगोल शास्त्र हो गया, फिजिक्स हो गया, उसके बाद में रसायन विज्ञान हो गया, उसके बाद में जीव विज्ञान हो गया, और फिर उसके बाद में समाजशास्त्र आया, और आगे चलकर उन्होंने नीति शास्त्र की भी बात की। तो ये जो क्रम था इसकी चर्चा की, आगे लिखा हुआ मैं इसको बता दूं। साथ ही साथ में उन्होंने 3 स्तर के नियम, उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो समाज है ना, ये ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो धीरे धीरे बौद्धिक विकास की, मानवता का जो इतिहास है वो बौद्धिक विकास की कहानी है। तो कैसे हम थियोलॉजिकल से मेटाफिजिकल और उसके बाद में फिर पॉजिटिविज्म की ओर अग्रसर हुए, इसका उन्होंने बताया। और साथ ही साथ में उन्होंने दिमागी शुद्धता का सिद्धांत दिया। तो 4 थ्योरी इनकी बहुत ही फेमस है। सेरेब्रल हाइजीन का कॉन्सेप्ट दिया कि जब हम किसी थ्योरी को अगर कुछ करने जा रहे हैं, अगर हम मस्तिष्क रूप से शुद्ध नहीं है, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर हमारे विचार पहले से प्रदूषित हैं और हमने कुछ खिड़कियां बंद करके रखी हैं अपने दिमाग की,
तो कहीं ना कहीं हम एक कुएं के मेढक के समान जो है छोटे से विचारों में सीमित रहे। तो दिमाग की शुद्धता से यहाँ तात्पर्य है कि अगर हम किसी विचार को व्यक्त कर रहे हैं तो हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित न रहें। यानी पॉजिटिविज्म कहीं ना कहीं अगर हमें अपनाना है तो हमें क्या होना चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हो गया तटस्थता का भाव होना चाहिए, ठीक है। यानी या ये एक प्रकार से कह लीजिए कि तटस्थ होकर के अगर हम किसी चीज के, अगर हमारे अंदर में बायसनेस रहा तो फिर जो है हम किसी चीज की सही व्याख्या नहीं कर पाएंगे और पॉजिटिविज्म नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी इनकी, इनको भी देख लेते हैं, फिर इन सिद्धांतों को डेवलप थोड़ा सा बात उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अ साइंटिफिक अ प्रोस्पेक्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी 1822 के अंदर में सबसे पहली पुस्तक जो है यही लिखी हुई थी, ठीक है। क्योंकि प्रोस्पेक्ट, एक प्रोस्पेक्ट उन्होंने दिया था कि ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। फ्रांस का रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी करना चाहते थे, यानी जो फ्रांस था उसका पुनर्गठन करना चाहते थे। मेन मुद्दा उनका यही था कि जो फ्रांस के अंदर में टूटी हुई व्यवस्था थी उसको रीऑर्गेनाइज करना। 1822 यही मेन मोटो था, इसी मोटो को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। दूसरे नंबर पर देखिए पॉजिटिव फिलॉसफी जो इनकी अगली पुस्तक थी वो पॉजिटिव फिलॉसफी, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इसको आप आजकल देखिए एनटीए नेट के अंदर में भी क्रम आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे मैंने नेट वाली क्लास के अंदर में भी इसको बताया हुआ। 6 खंडों में पुस्तक लिखी गई थी, तो पॉजिटिव फिलॉसफी 6 खंडों में, जबकि पॉजिटिव पॉलिटी 4 खंडों में। देखो छात्रों, बस सिंपली आप यहाँ पीजीटी में तो केवल इतना ही पूछ लेता है, ठीक है। मतलब पीजीटी के अंदर में ऐसा नहीं आएगा कि इनका क्रम बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन वहां नहीं पूछा। बस ये कितने खंडों में थी, तो 6 खंडों में। ये कितने खंडों में थी, 4 खंडों में, ठीक है। पहली पुस्तक कौन सी थी, तो ये हो सकता है रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। आप इतना लर्न करके रखिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी 1822, क्योंकि फैक्चुअल डेटा पूछते हैं तो आपको 1822 इसको ध्यान करके रखना है। 1830 से लेकर के 1842 में जो है 6 खंडों में पॉजिटिव फिलॉसफी दिया। उसके बाद में पॉजिटिव पॉलिटी दिया 1851 से लेकर के 54 में, और उसके बाद में क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, ठीक है। तो जो क्रिटिसिज्म ऑफ जो है पॉजिटिविज्म, जो पॉजिटिविज्म था उसका क्रिटिसिज्म कैसे कैसे हुआ, तो उस पर भी उन्होंने चर्चा। इसीलिए कभी कभी इनको कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा पहले प्रत्यक्षवादी थे वही जो है अप्रत्यक्षवाद की ओर अग्रसर हो गए। तो कुछ क्रिटिसाइज भी थी, उसको भी उन्होंने चर्चा किया। और लास्ट में उन्होंने रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता के धर्म की भी बात करने लगे, ठीक है। तो मानवता के धर्म की बात किया जाए तो यहाँ जो प्रत्यक्षवाद था वो थोड़ा सा डाइवर्जन की स्थिति में हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कुछ लोगों ने इन पर टिप्पणी की थी कि जो सबसे ज्यादा प्रत्यक्षवादी थे वही अप्रत्यक्षवाद की ओर अग्रसर हो गए थे, ठीक है। तो एक क्रम देखा जाए तो लास्ट में जो इनकी पुस्तक है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटिज्म, मैंने बताया था ह्यूमैनिटी की बात, मानवता की बात, उन्होंने कहा कि मानवता के धर्म का सिद्धांत इन्होंने लास्ट में 1856 में दिया हुआ था, ठीक है। तो अब ये इनका क्रम आप लोग जान गए छात्रों। अब हम लोग बात करेंगे कि कॉम्ट ने क्या किया कि जो सामाजिक समस्याओं का निवारण और समाज का पुनर्गठन, ये 3 आधारों पर की जो पहली पुस्तक इनकी थी कि जो सोशल प्रॉब्लम चल रही थी और साथ ही रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी की बात किया था। इन्होंने कहा 3 आधार हैं, 3 ही आधार है। और वाकई में देखा जाए तो आज भी छात्रों जो सामाजिक समस्याएं हमारे यहाँ चल रही, जैसे वृद्ध जनों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, बच्चों के जो है एब्यूजिंग की समस्याएं, विभिन्न प्रकार की है। तो आप वहां देखो तो 3 समस्याएं। एक तो पारिवारिक, क्योंकि जो भी एक्सप्लॉयटेशन हमारा होता है छात्रों, किसी भी महिला का एक्सप्लॉयटेशन से लेकर के कोई भी हो, तो वो इनिशियल लेवल पर स्टार्ट जो होता है वो पारिवारिक लेवल पर ही होता है, ठीक है। यानी उनको द्वैम दृष्टि से देखा जाए ना, ठीक है आप पढ़िए ना पढ़िए, कुछ करिए ना करिए, उनको मतलब किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो पारिवारिक आधार पर, यानी अगर निवारण करना है जो सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक बुराइयां हैं जो विभिन्न प्रकार की हैं, तो उसकी जो शुरुआत पहले पारिवारिक आधार पर किया। दूसरी चीज है नैतिक रूप से, नैतिक आधार पर उन्होंने बताया नैतिकता के आधार पर इनको दूर किया जा सकता है। और तीसरा जो आधार बताया धार्मिक, धर्म के अंदर ही जब हमारे अंदर धर्म में ही ऐसी चीजें व्याप्त कर दी जाएंगी, उनको द्वैम दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। जैसे देखे होंगे कि वैदिक काल में यह था कि सभी लोग जो है, महिला और पुरुष इन दोनों का जो है द्विज कहा जाता था, जनेऊ संस्कार, उपनयन संस्कार होता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल का समय आया तो महिलाओं का जो है उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। इनको पठन पाठन से धीरे धीरे करके, मतलब पढ़ती लिखती थी लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो गया। तो ये इन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कि जो सामाजिक समस्या है उनका निर्माण अगर करना चाहते हैं, सामाजिक पुनर्गठन करना चाहते हैं, तो किस आधार पर कर सकते हैं,
पारिवारिक, नैतिक और धार्मिक स्तर पर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब वहां पे लिख सकता है पारिवारिक स्तर, नैतिक स्तर, धार्मिक स्तर, राजनीतिक स्तर, सामाजिक स्तर, ऐसा करके ऑप्शन दे दिए। तो आपको याद रखना कि फैमिली और मोरलिटी के लेवल पर और रिलीजियस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना ही रखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पूछा गया तो ये मान के चलिए कि हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 90% गलत होने की संभावना लोगों की बन जाएगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि उन्होंने जो ये मानवता का धर्म, मानवतावादी धर्म की बात की थी, ये क्या चीज था। लास्ट में उन्होंने जो है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी पुस्तक भी लिखा, तो मानवतावादी धर्म का प्रतिपादन किया। वो कहते थे कि मानव के जो बौद्धिक विकास की वैज्ञानिक अवस्था की मान्यताओं पर आधारित है, कि कैसे लोग साइंटिफिकली मतलब चीजों को देखने का कार्य करते हैं, कैसे साइंस जो है वो जुड़ा हुआ है। जो हम रिलीजन की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, जो एक सिस्टम बनाए जाने की बात करते हैं, जैसे देखते होंगे कि समाज के अंदर में तमाम ऐसी कहावतें, तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसी मान्यताएं हैं जिनको हम कहते हैं इनका क्या उपयोग है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो वैज्ञानिक लेवल पर है, एक साइंटिफिकली चीजें। बाद में उनका अभ्रंश हो गया, तमाम चीजों का अभ्रंश हो गया, तमाम चीजें डाइवर्ट करके उनको प्रस्तुत की जाने लगी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये बौद्धिक विकास की कहानी थी। आज जो तमाम प्रकार की नैतिक मान्यताएं, तमाम किंवदंतियां, तमाम प्रकार की कहानियां, तमाम प्रकार के कार्य जो सुनिश्चित किए गए थे, वो मानवता को बचाने के लिए थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनका धीरे धीरे करके अभ्रंश हो गया और समाज में विकृतियां व्याप्त हो गई, उनको सही करने की आवश्यकता। तो इस पे उन्होंने चर्चा किया था। और साथ ही साथ में कांट ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहा था। ये डेफिनेशन कई बार पूछी गई है, आपको इसको याद रखना है कि जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम और सोशल जो है प्रोग्रेस का विज्ञान है, यानी सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में समाजशास्त्र को कॉम्ट महोदय ने क्या किया, समाजशास्त्र को दो भागों में विभक्त करने का काम किया। एक तो व्यवस्था और प्रगति, तो एक उन्होंने कहा कि सामाजिक स्थैतिकी, ठीक है, एक उन्होंने सामाजिक स्थैतिकी विज्ञान। देखिए स्थैतिकी और गतिकी जो शब्द है, ठीक है, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक जो पार्ट है, ये दोनों भी स्टैटिक और डायनेमिक देखा जाए तो कहाँ से लिया गया, फिजिक्स से लिया गया। तो कभी कभी सिंपली क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये चीज कहाँ से लिया गया, रसायन विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल या कहाँ से, या जो है भूगर्भ शास्त्र थे। तो स्थैतिकी और गतिकी जो शब्द लिया गया फिजिक्स से लिया गया है, ठीक है। और स्थैतिकी का मतलब समाज की संरचना से जो अपेक्षाकृत अस्थायी रहती है, ठीक है, जैसे परिवार है, नातेदारी है, जो ऐसी चीजें जो अपेक्षाकृत अस्थायी रहती। और एक जो गतिकी विज्ञान है, इसमें समाज के विकास और प्रगति से संबंधित जो सामाजिक क्रांतियां हैं, आंदोलन है, उनका सबका अध्ययन इसके अंतर्गत करने की बात है। इसके साथ ही साथ में विज्ञान का वर्गीकरण पर विचार किया कि भाई विज्ञानों का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ में सेंट साइमन से ग्रहण करने का, यानी अपने गुरुजी सेंट साइमन से उन्होंने क्लासिफाइड करने का काम किया कि विज्ञानों का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, कौन सा ह्यूमन साइंस है और कौन सा नेचुरल साइंस है। अब उसमें जो नेचुरल साइंस होने के अलग हो गए, ह्यूमन साइंस है। ह्यूमन साइंस में भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा है कि जो मतलब सोसाइटी की स्टडी करने वाला विज्ञान है। तो समाजशास्त्र को कहा कि ये विज्ञानों का विज्ञान है, और साथ ही साथ में जो है समाज, सोसाइटी के अध्ययन करने वाला है। ये इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता है, व्यक्तिगत कार्यों की जो है अध्ययन नहीं करता। साथ ही साथ में कांट के विज्ञानों के वर्गीकरण के सिद्धांत को प्राश्रयता वृद्धिक्रम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए हिंदी में कभी कभी जो है ये जो शब्द होते हैं वो छात्रों कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि प्राश्रयता वृद्धिक्रम का नाम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। अब सिंपली आ जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, तब तो आप एकदम इजीली तुरंत लगा देंगे कि विज्ञानों के संस्करण का सिद्धांत, विज्ञानों के वर्गीकरण का सिद्धांत, तो अगस्त कॉम्टे तुरंत आप कर देंगे। लेकिन जैसे ही प्राश्रयता यानी निर्भरता और वृद्धि, निर्भरता जैसे जैसे क्रम बढ़ती हुई चली जाती है, तो देखते नहीं है कि सबसे पहले उन्होंने कहा गणित एकदम स्वतंत्र विज्ञान है, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो डिपेंड वाला है वो समाजशास्त्र है। क्यों? क्योंकि ये इनको समाज शास्त्र पढ़ने के लिए सब चीजें आना चाहिए। यानी अगर गणित के बाद में देखिए उन्होंने कहा खगोल होना चाहिए, ठीक है, खगोल के बाद में फिर जो है जैसे ये इसका नीचे देखिए यहाँ पर दिया गया क्रम दिया गया कि गणित होना चाहिए, फिर देन उसके बाद में खगोल शास्त्र होना चाहिए, खगोल के बाद में फिर फिजिक्स होना चाहिए, फिर केमिस्ट्री होना चाहिए, फिर उसके बाद में प्राणशास्त्र यानी जीव विज्ञान, और देन छठे नंबर पर समाजशास्त्र है। तो ये इनका क्रम है छात्रों, यानी इसका हायरार्की अगर ऐसे बनाएंगे तो धीरे धीरे करके क्या है, स्वतंत्रता घट रही है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि सबसे स्वतंत्र जो है गणित है और सबसे परतंत्र विज्ञान समाजशास्त्र है।
तो धीरे धीरे करके डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाए, प्राश्रयता जो है वृद्धि क्रम जो है बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको लर्न करके रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं कि कॉम्ट ने क्या किया, कि कॉम्ट ने 3 स्तरों के नियम का देते हुए कहा, जो उन्होंने कहा कि जो समाज है, समाज का विकास 3 स्तरों में हुआ, और एक स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी प्रत्येक प्रमुख विचारधाराएं, जो कुछ भी विचारधारा है हमारी, वो हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है। स्टेटमेंट किसका है, तो अगस्त कॉम्टे जी का है। उन्होंने कहा कि धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक, दूसरा तात्विक मतलब तत्व दार्शनिक अथवा अमूर्त, और तीसरे नंबर पर उन्होंने वैज्ञानिक अथवा प्रत्यक्षात्मक, यानी इसको इन्होंने थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविज्म, ये 3 नाम दिया हुआ है। इसको इंग्लिश में यही कहते हैं, हिंदी में इस तरीके से अलग अलग टर्म यूज होते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले टर्म पर ध्यान रखिएगा। धर्म का मतलब हो गया जब कल्पना साथ में, जैसे मान लीजिए जब हम शुरुआती दौर में रहते हैं, बच्चे के रूप में रहते हैं, तो हमें बताया जाता है कि ये भूत हैं, प्रेत हैं, ये ऐसे हैं, इस तरीके से। तात्विक अवस्था में होता है तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब भी हम विचार करना शुरू कर देते हैं किसी चीज पे, भूत है तो भूत कब हमें परेशान करेगा कब नहीं करेगा, तो ये दर्शन की बात स्टार्ट हो जाती, क्या अच्छा बुरा, अमूर्त अवस्था में आ जाते हैं। और उसके बाद में जब वैज्ञानिक की बात होती है तो जैसा हम करेंगे वैसा ही होगा, पॉजिटिविज्म की बात आ जाती है, तो ये तीसरा। तो हमारे ये जो पूरी ज्ञान की शाखा है, कोई भी ज्ञान की हमारी शाखा हो, इसी क्रम से आगे बढ़ती है। ऐसा किसने कहा था, अगस्त कॉम्टे महोदय ने सबसे पहले इसको प्रस्तुत किया। और साथ ही साथ में कांट के अनुसार मानव के बौद्धिक विकास क्रम के 3 स्तर उन्होंने बताया था। ये जो थियोलॉजिकल, मैंने बार बार बताया कि थियोलॉजिकल यानी धार्मिक स्तर, और धार्मिक को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है छात्रों। ठीक है, जीवित सत्तावाद, फेटिसिज्म, दूसरा उन्होंने बहुदेववाद यानी पॉलीथिज्म, और तीसरा जो है अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद भी इसको कहते हैं, अद्वैत या एकेश्वर, यानी अद्वैत का मतलब हो गया ईश्वर एक है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, एक ही कोई सुपर नेचुरल पावर है। तो यहाँ पर भी कभी कभी क्वेश्चन बन करके आता है छात्रों, जैसे जीवित सत्तावाद या मानावाद कभी कभी लिख करके आ जाता है, तो जीवित सत्तावाद या मानावाद लिख करके आ जाए तो मैके मेरिट का हो जाएगा। कभी कभी यही जीवित सत्तावाद या आत्मावाद लिख करके आ जाता है। ठीक है, तो जब एनिमिज्म टर्म का यूज हो जाएगा, ठीक है, एनिमिज्म, ठीक है, एनिमिज्म यानी आत्मावाद, तो ये टाइलर का हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पर आपको देखना पड़े, एनिमिज्म आएगा तो टाइलर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब फेटिसिज्म लिख करके आएगा तो ये आपका जो है अगस्त कॉम्टे हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपको बहुत बार कंफ्यूज किया है, हमेशा यहाँ बच्चों के सामने, मतलब जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके सामने प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, फेटिसिज्म अगर टर्म आता है इसको लर्न करके रखिए, क्लियर कट। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए सही करना है। तो फेटिसिज्म तो आपका ये आपका हो गया कॉम्टे, लेकिन जब एनिमिज्म आ जाएगा तो टाइलर आ जाएगा, इसको दे। और जब घोस्टिज्म करके आ जाता है, कभी घोष की बात होती है, भूतों की, भूत प्रेत की बात होती है, तो वो स्पेंसर का होता है। तो तीनों अलग अलग टर्म्स हैं, इनको लर्न करके रखिए। फेटिसिज्म आपका, तब ये आपके कॉम्टे हो गए। एनिमिज्म अगर आ गया तो वो आपका टाइलर हो गया, और घोसिज्म करके आ जाएगा तो स्पेंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ घोसिज्म। तो घोसिज्म की बात अगर आ जाएगी तो यहाँ पर स्पेंसर। तो ये तीनों लर्न करके रखिए छात्रों, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन वाला होता है, आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्रम इसी तरीके से कि पहले जो भी जीव, जो जीवित सत्तावाद मतलब हर चीज में जीव है, ठीक है, नदी पेड़ पालो सब में, फिर धीरे धीरे करके विभिन्न प्रकार के देवता, यानी जल देवता नमः, फला देवता नमः, और फिर बाद में हुआ कि इन सब देवताओं के देवता कोई परम शक्ति है, जिसकी वजह जैसे हम लोग इसी क्रम को मानते हैं। बाद में आगे चल करके फिर जो है तात्विक अवस्था बढ़ गई। तात्विक अवस्था में अमूर्त, हम अच्छे बुरे इन सब चीजों का जब विचार करने लगते हैं तो ये तात्विक अवस्था, और बाद में चल करके जो वैज्ञानिक अवस्था में आ जाते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष स्तर कहते हैं। तो प्रत्यक्ष स्तर यही कहता है कि बिना कारण के ना तो कोई कार्य संपन्न होता है और ना कोई घटना घटित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं हम छात्रों, कॉम्टे के अनुसार कि समाज एक सामूहिक सावयव है, ना कि वैयक्तिक सावयव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि जब हम सावयव की बात करने लगते हैं छात्रों, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सावयव का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, एक कोई जीव, तो एक सामूहिक सावयव है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो जैसे एक कोई जीव मान लीजिए यहाँ पे बैठा हुआ, मान लीजिए कोई मानव, पशु पक्षी कुछ भी, तो ये एक नहीं है। जो सोसाइटी है, यहाँ पर समाज की तुलना कर रहे हैं, सोसाइटी की तुलना किसी एक जीव से नहीं की जा सकती है। दोनों में बहुत ही बेसिक अंतर यही इतना है छात्रों। ठीक है, स्पेंसर और कॉम्टे, क्योंकि अब आगे चल करके स्पेंसर भी आप पढ़ते हैं तो ये क्लियर,
स्पेंसर सोसाइटी की जो तुलना करता है, समाज की तुलना सावयव से करता है। याद रखिए, सावयव से करता है। सावयव मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, जीव जिसको कहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म यानी जीव, सोसाइटी। इसीलिए उन्होंने कहा था कि सादृश्यता का सिद्धांत दिया हुआ। तो जब कभी आ जाता है कि सोशल एनोलॉजी, सामाजिक सादृश्यता का सिद्धांत, सोशल एनोलॉजी सामाजिक सादृश्यता यानी समाज जीव के सादृश्य है, तो वो स्पेंसर का हो जाएगा। एकदम क्लियर रखिए, क्लियर हो गई बात। और दूसरे, लेकिन जब हम कॉम्टे की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि समाज जो है वो सामूहिक सावयव है, यानी एक जीव नहीं है, ऐसे कई जीवों का एक गुच्छा है, ना कि व्यक्तिगत सावयव, कोई इंडिविजुअल सावयव नहीं है, बल्कि कैसा है, व्यक्तिगत सावयव है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर समाज की तुलना स्पेंसर क्या करेगा, एक जीव से कर रहा करे। जैसे एक जीव होता है, उसके विभिन्न अंग होते हैं, मिल करके वो जीव जैसे काम करता है वैसे वो समाज काम करता है। लेकिन यहाँ कॉन्टे कहता है ये समाज एक जीव नहीं है, सामूहिक सावयव है। जैसे सामूहिक रूप से विभिन्न जीव रहते हैं वैसा है, ना कि एक जैसा है, ठीक है। मतलब ये पूरा कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक इकोसिस्टम को मानने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्टे। और वहां एक जीव से वो काम, स्पेंसर एक जीव से काम चला दे रहे, दोनों में अंतर यही इतना है। तो याद रखिएगा ये टर्म आपको मिल सकता है। सामूहिक सावयव की बात होगी तो कॉम्टे, और इंडिविजुअल सावयव की, व्यक्तिगत सावयव की बात होगी तो स्पेंसर। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, जनरली इस क्वेश्चन को लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो कॉम्टे के अनुसार क्या है कि सामाजिक संगठन का आधार, जो कॉम्टे कहते हैं कि जो सामाजिक संगठन है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ, जो एक व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है, ये क्या है कि कार्यों का वितरण और प्रयत्नों का सम्मिलन है, ठीक है। जैसे आपके घर की व्यवस्था बनी हुई, कोई खाना बना रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई लिखा रहा है, कोई नोट बना रहा है। मतलब ये जो व्यवस्था बनी जिसकी वजह से ये पूरी फैमिली चल रही है, तो ये क्या है, ये सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, जिसको कहते हैं सामाजिक संगठन, ठीक है। अब ये संगठन बना हुआ, तो इसमें हुआ क्या, कार्यों का वितरण कर दिया, ये कार्य सबको अलॉट कर दिए, और इन सबके प्रयत्नों का सम्मिलन अगर बन जाता है तो यहाँ पर व्यवस्था बन जाती है। तो इसी विचार को कॉम्टे ने अरस्तु से लिया था। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक संगठन का कॉन्सेप्ट कॉम्टे ने किससे ग्रहण किया, तो उनके सेंट साइमन से लिया, अरस्तु से लिया, प्लेटो से लिया, सुकरात से लिया। तो क्वेश्चन किससे बन सकता है, सामाजिक संगठन की अवधारणा कहाँ से लिया, एरिस्टोटल से लिया, अरस्तु से लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसी आधार पर उन्होंने क्या किया कि समाज की सावयव अवधारणा, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सोसाइटी प्रस्तुत की, ठीक है। तो कभी आ जाए कि ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आप यहाँ कॉम्टे को लगाएंगे। अब सोचिए कि जब ऑर्गेनिक की बात होती है तो सीधा स्पेंसर जाता है, लेकिन उसके लिए छात्रों, मैंने ऊपर ही बताया कि सोशल एनोलॉजी शब्द यूज किया, सामाजिक सादृश्यता, तब आप स्पेंसर लगाएंगे। ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी रहेगा तो आप कॉम्टे लगाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे अंतर है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है छात्र कि वहां पर एक बात फलाने कहते हैं, उसके बाद वही बात आगे भी कई लोग मिल करके कहते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन यहाँ हो जाता है कि सर किसने पहले कहा, किसने बाद में कहा, किसने क्या जोड़ के कहा, ये सब आपको क्लियर होना पड़ेगा। इसीलिए सोशियोलॉजी थोड़ा सा ये मतलब टफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि एक सीक्वेंस से पढ़ने वाला विज्ञान है, ठीक है, इसी प्रॉपर वे में पढ़ने वाला विज्ञान है। ऐसे नहीं कुछ भी कहीं से पढ़ लीजिए तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए प्रॉपर चैनल ही एक आवश्यक विषय वस्तु मांगता है, उसी आधार पर पढ़ने से होता है, ठीक है। तो समाज एक समग्रता है और जिसका अध्ययन अनेक सामाजिक विज्ञानों में बांट कर नहीं किया जा सकता है। तो समाज एक समग्रता है, सोसाइटी एक अपने आप में क्या है, एक टोटलिटी है, ठीक है, समग्रता का भाव करती है, जिसका अध्ययन अनेक सामाजिक विज्ञानों में बांट करके। समाज का अध्ययन अब क्यों कहे कि केवल आप धार्मिक है, रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, ऐसा थोड़ा हो सकता है। एक व्यक्ति राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सब कुछ है, ठीक है। इसलिए इसको कई विज्ञानों में, कई सामाजिक विज्ञानों में बांट कर नहीं किया जा सकता है अध्ययन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट कॉन्टेंट है। उसके बाद में देखिए यहाँ अगला कह रहे हैं कि स्थिरता समाज में दो विभिन्न भागों की परस्पर क्रिया व प्रतिक्रिया की खोज से संबंधित है। जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो कैसे आती है कि समाज में दो विभिन्न भागों की परस्पर क्रिया व प्रतिक्रिया खोज से संबंधित है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाए कि किससे ये स्टेटमेंट किसका, स्थिरता का भाव किसने दिया है, क्योंकि स्थित और प्रगति का विज्ञान है, तो स्थिरता की जब बात यहाँ पर कॉम्टे करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी, ये स्टेटमेंट तो बहुत बार पूछा गया कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज का पुजारी है, ठीक है, जो आधुनिक मॉडर्न सोसाइटी चल रहा है इसका पुजारी है, उसके बारे में पूरा जानता है। किसने कहा, कॉम्टे महोदय ने कहा। साथ ही साथ में अगला स्टेटमेंट जो बहुत बार पूछा गया
कि समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी किसने कहा है, तो ये भी कॉम्टे ने कहा है, ठीक है। तो इसको भी, ये भी स्टेटमेंट किसका है, अगस्ट कॉम्टे का है, इसको भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में कॉम्टे ने क्या किया था, 3 अवस्थाओं के परिवर्तन के सिद्धांत को समरेखीय प्रतिमान बताया। अभी तक जो उन्होंने 3 अवस्थाओं का सिद्धांत, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिविज्म की बात की थी, इस सिद्धांत को समरेखीय सिद्धांत का, किस सिद्धांत के अंदर, समरेखीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसको भी ध्यान रखना कि लीनियर थ्योरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी एक के बाद एक क्रम, ये चक्रीय नहीं है, लीनियर है, समरेखीय सिद्धांत, इसको ध्यान रखिएगा, यानी सामाजिक परिवर्तन का, ठीक है। और साथ ही साथ कांट ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना भी प्रस्तुत, यानी सोशल रीऑर्गेनाइजेशन, पहली पुस्तक ही उन्होंने 1822 में जो लिखा था वो यही थी। तो सामाजिक पुनर्गठन की योजना किसने प्रस्तुत की, अगस्ट कॉम्ट ने। साथ ही साथ में कॉम्ट ने फ्रांस के प्रमुख दार्शनिक जो कंडोरसेंट से थे, उनसे यह विचार ग्रहण किया था कि मानव समाज का विकास समाजों में हुई प्रगति के साथ साथ होता है। कि जो मानव समाज का विकास है, यानी उनका जो जो 3 अवस्थाओं का सिद्धांत था, उसको उन्होंने कहाँ से ग्रहण किया था, जो एक दार्शनिक थे कंडोरसेंट, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि वो अपने गुरु सेंट साइमन से ग्रहण किए हुए थे या दार्शनिक कंडोरसेंट से। तो जो मानव समाज का विकास, जो मानव समाज का विकास बौद्धिक इतिहास की कहानी है, ये किससे ग्रहण किए थे, कंडोरसेंट से। क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आएगा क्वेश्चन, तो उसमें इनके गुरुजी का भी नाम रहेगा कंडोरसेंट, और दूसरे जो है सेंट साइमन भी रहेगा, तो वहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको माइंड सेटअप करके चलिए। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मान के चलिए कि 90% लोग गलत होने की संभावना रहेगी, ठीक है। उसके बाद में कांट की मुख्य आकांक्षा क्या थी कि मानव समाज का राजनीतिक पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि फ्रांसीसी समाज टूटा हुआ था। तो इसीलिए राजनीतिक पुनर्गठन, कभी कभी पुनर्गठन की बात होती है, तो किस पुनर्गठन की, तो पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन की बात उन्होंने किया था। और उनका विचार था इस तरह के पुनर्गठन को समाज की आध्यात्मिक तथा नैतिक एकता पर निर्भर होना चाहिए। यानी पुनर्गठन का जो आधार होना चाहिए वो किस आधार पर होना चाहिए, नैतिक यूनिटी, यानी जो मेंटल मोरल यूनिटी होनी चाहिए, नैतिक रूप से एकता हो, और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। और ये यहीं से जब आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो धीरे धीरे पॉजिटिविज्म की जगह पर वो किधर की ओर जाने लगते हैं, यानी कि अप्रत्यक्षवादी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये समाज के लिए आवश्यक था, इसलिए उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। और साथ ही साथ में आगे देखिए कि गांव नगर को अगस्ट कॉम्टे ने समाज के अंग के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। कहा कि समाज का अंग क्या है, गांव और नगर को जो है समाज के अंग के रूप में स्वीकार किया। साथ ही साथ में सेरेब्रल हाइजीन, दिमाग की शुद्धता का सिद्धांत प्रस्तुत किया अगस्ट कॉम्टे महोदय ने। तो मैंने बताया था कि धीरे मस्तिष्क जो है ओपन होना चाहिए, ठीक है, ओपन माइंड होना चाहिए। अगर हम पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तब हम प्रत्यक्षवाद का अध्ययन, यानी समाज का शुद्ध रूप से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो विभिन्न प्रकार की प्रदूषित पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, ऐसे विचार हैं, उनसे हमें दूर होना चाहिए, उसके बाद में समाज का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा बात उन्होंने कहा था। और साथ ही साथ में कॉम्ट ने अपनी एक महिला मित्र थी, क्लोटाइन डी वॉक्स, ये आता है तो क्लोटाइन डी वॉक्स से प्रेरित होकर के मानवता के धर्म का सिद्धांत। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि किससे प्रभावित होकर उन्होंने जो ह्यूमैनिटी ऑफ रिलीजन की बात की थी, तो किससे दिया था, क्लोटाइन डी वॉक्स। ये 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु से क्या लिया, कंडोरसेंट से क्या लिया, अपने गुरु सेंट साइमन से क्या ग्रहण किया। तो ये क्वेश्चन जो अलग अलग डिफरेंट है, उनको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में कॉम्ट ने अपने समाज के अध्ययन को सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गतिकी विज्ञान में, सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक में डिवाइड किया हुआ था। ये बात ऑलरेडी हो चुका है। और साथ ही साथ में त्रिस्तरीय नियम, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिविज्म की बात किया था। इसको उद्विकासीय प्रारूप पर प्रस्तुत किया था, समरेखीय, उद्विकासीय, और साथ ही साथ में ये ऐतिहासिक भी है, हिस्टोरिकल भी है, एक के बाद आता गया। तो उद्विकासीय प्रारूप को फॉलो करता है, ऐतिहासिक है, और साथ ही साथ में पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद पर आधारित है। तो ये ध्यान रखना है कि जो इनका त्रिस्तरीय सिद्धांत था, किस किस सिद्धांत पर आधारित है, तो उद्विकासीय, ऐतिहासिक और प्रत्यक्षवाद पर आधारित है। साथ ही साथ में यहाँ पर देखिए कॉम्ट ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सामाजिक स्थैतिकी शब्द को फ्रांस की राज्य क्रांति से प्रभावित होकर के ग्रहण किया था, ठीक है। कि जो फ्रांस की राज्य क्रांति थी, उससे प्रभावित होकर के उन्होंने स्थैतिकी शब्द की स्थिरता का भाव लाने का जो है कैसे किया जाए, उससे प्रभावित होकर के समाज में स्थिरता है, इसको उन्होंने कोशिश की। और साथ ही साथ में कॉम्ट ने जैविक प्रतिरूप मॉडल, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है किस विषय से उन्होंने स्थैतिकी और गतिकी शब्द लिखा है, तो विषय जो होगा वो आपका भौतिक शास्त्र होगा।
और क्रांति अगर पूछा जाएगा तो उसमें फ्रांस की राज्य क्रांति, ठीक है। और काम्ट ने क्या किया कि जैविक प्रतिरूप मॉडल का प्रयोग करते हुए कहा कि श्रम विभाजन के माध्यम से समाज अधिकाधिक जटिल, विभेदीकृत और विशेषीकृत होता। देखिए, जब श्रम विभाजन की बात होती है अचानक से सब लोगों को दुर्खीम नजर आते हैं, लेकिन इसको याद यहाँ रखिएगा कि जैविक प्रतिरूप मॉडल का प्रयोग करते हुए, जैसे एक जीव होता है और उसमें विभिन्न प्रकार, आंख का काम अलग है, हार्ट का काम अलग है और विभिन्न प्रकार के काम अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, उसी तरीके से जैविक प्रतिरूप मॉडल का प्रयोग करते हुए पहली बार श्रम विभाजन के माध्यम से समाज में जो डिवीजन होता है उसके बाद में जो विशेषीकरण हो जाता है, ये बात पहली बार जब किसने किया था तो अगस्ट कॉम्टे। इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होकर के आप डरखाइन दुर्खीम को लगा दें। उसके बाद में देखिए, कॉम्ट के अनुसार समाज एक पूर्णता है। तो जब ये क्वेश्चन आ जाए कि समाज एक पूर्णता है और इसका अध्ययन अनेक भागों में विभाजित करके किया ही नहीं जा सकता, ये बात किसने किया था? अगस्ट कॉम्टे ने। तो ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि समाज एक पूर्णता है, इसका अध्ययन अनेक भागों में विभाजित करके या विभिन्न विज्ञानों में विभाजित करके नहीं किया जा सकता है, किसने कहा है? अगस्ट कॉम्ट ने कहा, ठीक है। यानी समन्वयात्मक विज्ञान मानते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर है कि काम्ट के अनुसार अकेला समाजशास्त्र इस योग्य है कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करके किसी वास्तविकता तक पहुंच सकता है। इसीलिए तो इन्होंने कहा विज्ञानों की रानी है, ठीक है, और आधुनिक समाज के पुजारी हैं। तो उसी तरीके से जो ये भी बात आती है रेपुटेटेड साइंस बनाने का एक शब्द और भी, इकलौता समाजशास्त्र ही एक ऐसा योग्य विज्ञान है जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करते किसी वास्तविकता तक पहुंच सकता है। और इसमें काम्ट के बारे में चर्चा करते हुए टीमासेप महोदय ने कहा, एक ये आता है स्टेटमेंट टीमासेप, आजकल नए क्वेश्चनों का दौर चल रहा है तो उसमें एक टिप्पणीकार है टीमासेप। तो टीमासेप महोदय ने क्या कहा कि स्थैतिकी मनुष्य के समाज के अस्तित्व की दशाओं के बीच समरसता और क्रमबद्धता का सिद्धांत है, ठीक है। स्थैतिकी का मतलब हो कि कैसे स्थिरता है, कैसे समाज में स्थिरता है, जबकि जो गतिशीलता है वो सामाजिक प्रगति का सिद्धांत है और यही प्रगति समाज का मौलिक विकास या समृद्ध होती है। यानी स्थैतिकी और गतिकी को अच्छे से एलेबोरेट करने का काम किसने किया है? टीमासेप महोदय ने किया। और लास्ट इसी के साथ में ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होगा कि टीमासेप के अनुसार व्यवस्था और प्रगति घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि प्रगति के अनुकूल हुए बिना कोई सामाजिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती और तब तक समाज में कोई प्रगति नहीं हो सकती जब तक वह व्यवस्था में समाहित ना हो। यानी कि जब तक प्रगति होने के लिए व्यवस्था होना जरूरी है। यानी जब व्यवस्था होगी तभी प्रगति होगी, जब प्रगति होगी तो अपने आप व्यवस्था बनाना ही पड़ेगा। यानी प्रगति के लिए व्यवस्था आवश्यक है। तो छात्रों यहाँ देखिए, व्यवस्था प्रगति घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सामाजिक व्यवस्था, ये कह रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था स्थापित तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती है, और जब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती तब तक वह व्यवस्था स्थापित ना हो। कहने का मतलब जब व्यवस्था प्रगति का क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है यहाँ कई विद्यार्थी कंफ्यूज होकर के किसको लगा दें? अगस्ट कॉम्टे को लगा दें। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि इस प्रकार से एक दूसरे के मध्य में जो रिलेशन करने का थोड़ा सा अच्छे से शब्दों का प्रयोग करके काम किया है वो किसने किया है? टीमासेप है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये व्यवस्था प्रगति के नाम पे अगर कॉम्टे लोग लगा करके आ सकते हैं, लेकिन व्यवस्था और प्रगति के मध्य में घनिष्ठ संबंधों का इस तरीके से जो शब्द का प्रयोग किया, इस तरीके से स्टेटमेंट प्रयोग किया है, वो टीमासेप महोदय ने किया। तो ये लेक्चर छात्रों यहीं पर समाप्त होता है। हमें आशा है कि ये लेक्चर आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, पूरा दिमाग में रट गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। धन्यवाद। और सभी लोग अपना एक फीडबैक जरूर दिया करिए कि आपको क्या क्या चीजें कैसे लग रही हैं, और एग्जामिनेशन जो पहला टेस्ट हुआ था वो आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स रहा, किस तरीके से तैयारी आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।